तो देखो अच्छे, रिफ्रैक्शन सबसे पहले क्या होता है, ये आप लोग सबसे पहले अपनी 10th क्लास में पढ़ के आए थे। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाए तो लाइट बेंड हो जाती है, बेंडिंग ऑफ लाइट। इसे कहते हैं फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। बट इसमें भी एक खास बात है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और अगर वो परपेंडिकुलरली जाती है सरफेस से, मतलब सीधी जाती है, तो बेंड नहीं होती, ध्यान रखना, नो बेंड। बट अगर वो किसी एंगल पे जाए, ऐसे जैसे मान लो ये हमारा ग्लास स्लैब है जो कि हम अपनी 10th क्लास में पढ़ते थे, तो इसमें अगर किसी एंगल पे लाइट जाती है ऐसे, तो लाइट की बेंडिंग होती है और ये फिनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है बच्चे, डिफाइन करें, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट्स ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब हम कुछ पुराने कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हमने क्या क्या सीखा था, क्या क्या टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। तो देखो बच्चे, इस लाइन का नाम क्या होता है, बताओ जल्दी से। इस लाइन को क्या कहते हैं, बोलो। अरे लाइन को क्या कहते हैं? इस नॉर्मल। लाइन, नॉर्मल। इस लाइन को कहते हैं नॉर्मल। इस इस रे को क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे सर। इंसिडेंट। इस रे को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। इस रे, और इस रे को क्या कहते हैं, आखिरी वाली? इमर्जेंट। इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। इस एंगल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस एंगल एंगल को ऑफ क्या कहते इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया ऐसे। तो खैर बच्चों, ये सब तो हमने मतलब थोड़ा सा याद आ गया, पुरानी चीज है। बट अब हम मेनली बताते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों हमने सबसे पहले पढ़ी थी। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को थोड़ा डीपली पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्टिंग से बताते हैं आपको क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसका यूज क्या होता है। मान लो कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो जब लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रही है और दोनों ही मीडियम अपने में अलग अलग है, तो लाइट रे ऐसे करके यूं क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। जिसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। तो देखो जो बेंडिंग का कारण क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि जो मीडियम्स हैं उन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज का नाम होता है? देखो अच्छे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टर्म डिफाइन की जाती है जो बताती है कि कौन सा मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंसर है, ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताती है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है? देखो अच्छे, लाइट कितनी आसानी से किसी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, नहीं कर सकती है, ये उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिसाइड होता है। कोई मीडियम ऐसा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो उसमें उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसमें लाइट की जो स्पीड हो जाएगी वो स्लो हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे मान लो दलदल में चलना आपके लिए मुश्किल होता है एक तरीके से, ऐसा मतलब जस्ट एक थॉट के लिए बता रहे हैं। तो जैसे अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये फॉर्मूला होता है। और ये किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ये उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है। आमतौर पर स्पीड ऑफ लाइट को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है जब वो एयर या वैक्यूम में हो, और जब वो किसी और मीडियम में होता है तो उसको वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अगर हम दो मीडियम का कंपैरिजन करें तो फर्स्ट मीडियम के लिए अगर ये लिख दिया और सेकंड मीडियम के लिए ये लिख दिया, तो अगर काटें तो ये V2 बाय V1 हो जाता है बच्चों, N1 बाय N2 इज इक्वल टू V2 बाय V1 हो जाता है। और इसको कई बार हम लोग बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, N12। अब ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? इसको कई बार रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। सर फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड का कितना है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब कि सिलसिला आपके नजरों में 1/2, ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये सब बच्चों थोड़ी कहानी किससे थे जो हमने पढ़े थे। खैर हमें और क्या क्या यूज है इसका, हम बताते हैं बच्चों और क्या यूज है। हमने ये चीज वैसे यंग्स में डिस्कस की थी। एक्चुअली क्या होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो
क्या क्या चीजें चेंज होती हैं यहाँ पर? तो सबसे पहले की स्पीड चेंज होती है, दूसरी वेवलेंथ चेंज होती है, बाकी सब चीजें सेम रहती है, बाकी सब मतलब की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। क्यों रहती है, क्या रहती है, हमें नहीं मालूम। हम कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं इसके लिए जो किए गए हैं, काफी डीप कॉन्सेप्ट होते हैं ये। मॉलिक्यूलर और लाइट इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसकी कहानी अपनी अजीब सी ही है, जब पढ़ोगे तो सर घूमेगा। ये काफी विचित्र कहानी है। तो खैर, अभी तो हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। तो सी को अगर हम लिख दें, स्पीड ऑफ लाइट होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, या फिर अगर v1 लिख दें लैम्डा 1 बाय फ्रीक्वेंसी, लैम्डा 1 फ्रीक्वेंसी, क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है, किसी वेव की स्पीड होती है, वो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट होता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अगर यही हम ऊपर लगाएं फॉर्मूले में, तो v2 अगर हम देखें, v2 बाय v1 की जगह हम लिखें, तो ये हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ 2 इन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ऑफ 1 इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कट जाएगा, वेवलेंथ ऑफ 2 बाय वेवलेंथ ऑफ 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के फॉर्मूला जो है हमारे पास ये हो जाएगा n1 बाय n2 इज इक्वल टू v2 बाय v1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। खैर, इसका यूज क्या है भाई, क्वेश्चन दे देते हैं, देख लेना यूज। देखिए बच्चों, दे कि रुक के लिखना है। सर 1 मिनट रुक जाना, बस 1 मिनट। चलो 1 मिनट रुक सी जाते क्या हैं। है इधर? सी स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट की स्पीड। दे दे क्वेश्चन बच्चों। हेलो, यस सर। चलो। हम्म हम्म, हम्म। इसमें दिख नहीं रहा, अच्छा मैं दे देता हूँ, लिख दो, लिखो, दे दे देते हैं। एक वेव है, एक दे रहे, एक लाइट है, एक मीडियम में एंटर कर रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। लाइट की फ्रीक्वेंसी है 2 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्ज। फाइंड वेवलेंथ।
एयर से एंटर कर रही है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली 1 लिया जाता है, ध्यान रखना। प्रथम क्लास है क्या बच्चे? नो सर। सिलेबस कंप्लीट हो गया मैथ्स का आपका? नो सर। मैथ्स का कितना बचा है? 2-3 चैप्टर बचे हैं सर। यार मैथ्स का चैप्टर तो मैथ्स का सिलेबस तो फिर भी हो जाना चाहिए था। चलो खैर कोई नहीं, टीचर आराम से करा रहे हैं तो सही ही है, भगाएंगे तो आफत ही होगी। और रही बात पेपर की, तो अब तक तो डेट शीट आई नहीं है, पेपर तो ऐसा होगा ही होगा, इस बात में कोई शक है नहीं। थोड़ा बहुत डिले हो जाएगा या रिलैक्सेशन हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। सर जेई की डेट शीट तो आ गई। जेई तो टाइम पे होना है, जेई एक वनडे सर इस पेपर है, बार 4 वनडे बार पेपर हो में गए कोई ना, दिक्कत। हाँ बच्चे, इस बार तो 4 बार होंगे। हाँ बच्चे पता है, अजीब वो गरीब है बहुत ज्यादा। और सर वो बीसीए कोर्स जो है उसके लिए क्या कहते हैं जेई की जरूरत नहीं होती। बीसीए की लिखा होती है बच्चे, बीसीए के लिए जेई की जरूरत नहीं होती। और डीयू में बीसीए है सर। डीयू में बीसीए तो नहीं है, मुझे नहीं लगता। बीएससी वगैरह है डीयू में, अच्छा। आईपी यूनिवर्सिटी में है बीसीए, काफी सारे कॉलेज हैं। नहीं सर अच्छा कॉलेज कौन सा वो नहीं पता ना। देख लो अच्छे, अगर इंडिया में रहना है तो ठीक है, अगर फॉरेन रहना है तो वहां से मास्टर्स कर लो। यस सर। नहीं सर वो तो बीसीए के बाद तो एमसीए तो जरूरी होता है, बीसीए डिग्री की तो वैल्यू नहीं है। मास्टर वैसे बाहर से भी कर सकते हो, एमएस वगैरह कर सकते हो, एक एक वहां पे तो ऐसे वैसे सही है। वहाँ के एजुकेशन में एक फायदा होता है कि जैसे आपको कोई एक छोटा सा कोर्स सीखना है जस्ट, जिसमें बहुत ज्यादा नहीं है। इंडिया में वैसे बहुत ज्यादा भर रखे होते हैं सब्जेक्ट्स, वहाँ ऐसे भरे हुए नहीं होते हैं। वहाँ आपको 1-1.5 साल में भी बहुत अच्छा कोर्स करा देते हैं, मास्टर्स करा देते हैं वो लोग, पता है? 1-1.5 साल में, नो सर। 1 साल में मास्टर हो जाती है वहाँ पे। इंडिया में 2 साल लगते हैं मास्टर्स करने में, और कई सारे चैप्टर वो पढ़ाते हैं। वहाँ पे नहीं, वहाँ पे बस कम उतनी पढ़ाएंगे जो आपके काम लायक होंगे, जिस जो आपके जॉब में काम आएंगे। बस 3-4 यस सर। 4 सब्जेक्ट्स ले लेंगे, 3-4 पढ़ा देंगे, उतनी पढ़ा देंगे, पहला पाली नहीं होती वहाँ पे। और सर एक और चीज पूछनी थी सर। बोलो अच्छे बोलो। सर जैसे वैसे जेई का तो काम नहीं क्योंकि मैंने सोचा बीसीए करूंगा, लेकिन जैसे जेई दे दूंगा एक सर्टिफिकेट पोर्टफोलियो में जुड़ जाएगा, तो दे दो। जेई का जैसे मैं सैंपल पेपर करूंगा तो सर जो डाउट आएंगे वो तो आप क्लियर कर दोगे ना सर। हाँ हाँ अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम अच्छा। क्लास लेंगे अच्छे, देखो टाइम अगर ज्यादा मिलता है तो हम पढ़ा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी देखते हैं, चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ओके। क्वेश्चन क्या होगा, इसको कैसे करेंगे देखो अच्छे। अब सबसे पहली बात, फ्रीक्वेंसी दी है, वेवलेंथ कैसे आएगी? तो आप एक काम कर सकते हो बच्चे, कि सबसे पहले स्पीड निकाल लो, ऐसे स्पीड आ जाएगी। स्पीड क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है, यह हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? वेवलेंथ चाहिए। तो वेवलेंथ क्या आएगा? c/n लैम्डा। c क्या है यहाँ पर? स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸। मुझे लग रहा है आप लोग शायद थोड़े से परेशान हो जाओगे इस क्वेश्चन को करने में, या कहीं उन्होंने कर भी लिया होगा। और वेवलेंथ नहीं नहीं, सॉरी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आएगा। फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2 × 10⁶। ये तो 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, क्या आ जाएगा? 100 मीटर। कोई डाउट किसी को? नो सर। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अच्छा, ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह का। मतलब जो 9th क्लास, सॉरी 10th क्लास से नहीं, 12th क्लास से रिलेटेड है ये। मतलब जो 10th क्लास में था उसमें तो बेसिक फॉर्मूलेस थे, यहाँ वेवलेंथ वगैरह वाले भी क्वेश्चंस और फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि फ्रीक्वेंसी वगैरह का क्या हिसाब है।
अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चे, थोड़ा सा टाइम बचा है हमारे पास, तो और पढ़ते हैं। देखो बच्चे, ये हमारा ग्लास स्लैब या जो भी है, एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जैसे रेडिएशन जाता है। तो अब एक्चुअली क्या है कि जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी होती है। तो कहाँ गया? हाँ। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? देखो अच्छा, हर मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे ये मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, और इसके हिसाब से जैसे फर्स्ट मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया आपने n1, उसमें जो एंगल बन रहा है sin i, n1 इंटू साइन आई, और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया n2 और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया sin r, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। ये होता है हमारे लिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसके हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। चलो अच्छा, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। पहला बेसिक सा क्वेश्चन देंगे, उसके थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन देंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। एक मिनट रुकना। अच्छा, sin1 sin i इक्वल टू n2 sin r। तो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट अच्छा क्वेश्चन सोचने देना, ताकि इजी सा क्वेश्चन बना दूं कोई। ये एयर है, बताओ अच्छे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? लगाइए। हेलो 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 हेलो। 30 डिग्री आएगा क्या? 30 डिग्री आएगा सर। ये आ गया। sin 60 होता है √3/2, और ये नीचे आ जाएगा √3 sin r, साइन के लिए हाफ, sin r इज इक्वल टू हाफ। कब होता है ये? जब r हो 30 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं। एक प्रिज्म है बच्चों हमारे पास, प्रिज्म प्रिज्म, ठीक है। एक लाइट रे यूं गई और टकराने के बाद इसके पैरेलल चली गई। आगे की कहानी में नहीं पता। ऐसे चलो अच्छा, निकाल लेते हैं, अगर मिल जाए तो अच्छा है, वरना मैं ही बना के मैं ही दे देता हूँ। मिल जाए तो बढ़िया है, ना मेरे तो हम दे देंगे। हम्म, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, ये सही है, मतलब ये क्वेश्चन है 74। ये ट्राई करो अच्छे। ये एक्चुअली इन्होंने गलत दे रखा है, ये ऊपर देना चाहिए। ये क्वेश्चन है।
चलो बच्चों हम आपको हिंट देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इस क्वेश्चन को। तो ये इसका कुछ फिगर ऐसे बनेगा, ये फिगर बनेगी, और सबसे बड़ा हिंट है इसमें ये लगना है। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी कर लो, मुझे याद जरूर दिलाना बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा है। कहाँ गया? हाँ, ये देख रहे हो ये क्वेश्चन? यस सर, हेलो, देख। यस सर। चलो ये क्वेश्चन है बच्चे, याद जरूर दिलाना, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसको।